29 सितंबर एक ही डेट पर तीन आईपीओ, जिनमें से 2 आईपीओ के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। लिखिता आईपीओ के रिलेटेड अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। और यूटीआई आईपीओ के ऊपर तो दो वीडियोस हैं, उनका भी लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये वीडियोस भी इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स आईपीओ की। ये आईपीओ बहुत यूनिक है और बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो इस कंपनी के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, फाइनेंशियल है, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म के लिए कैसी नजर आ रही है वो बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि तीनों आईपीओ में से किस आईपीओ में लगाने हैं, क्योंकि फंड्स होते हैं लिमिटेड। तो वो कंक्लूजन एंड में जरूर देखनी है ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि किस आईपीओ में अपने लिमिटेड फंड्स लगाने हैं और किस में नहीं लगाने और किस तरीके से लगाने हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू अनदर एपिसोड एट इन्वेस्टर नीति। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों जगह हमें फॉलो कर लीजिए। वहां पर कुछ ना कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं। तो चलिए बहुत जल्दी बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आईपीओ की डिटेल्स कैसी हैं। तो ये आईपीओ 444 करोड़ का आईपीओ है। 29 सितंबर को ओपन होगा, 1 अक्टूबर को क्लोज होगा, 7 अक्टूबर को हो जानी चाहिए अलॉटमेंट और 12 अक्टूबर को हो जानी चाहिए इसकी लिस्टिंग। अगर आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 135 टू 145 का प्राइस बैंड है। तो हमें तो वही हायर प्राइस पर ही कट ऑफ लगा देनी है। तो 145 प्राइस के हिसाब से एक लॉट के अंदर 103 शेयर्स हैं। आपकी एक एप्लीकेशन 14,935 की पड़ेगी। मैक्सिमम आप रिटेल कोटा के अंदर 13 लॉट सप्लाई करते हो, जो मुझे लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी, एक ही लॉट बहुत है। कंपनी पूरी गवर्नमेंट की है, पर 15.17% का स्टेक सेल हो रहा है इन टोटल, जिसमें से रिटेल के लिए 35% रिजर्व्ड है एज यूजुअल, और एम्प्लॉयज के लिए भी एक छोटा सेपरेट कोटा अलग बनाया हुआ है, तो एम्प्लॉयज उसमें से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आईपीओ में अप्लाई करने का सेम तरीका है। एसबा फैसिलिटी यूज कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग की, और यूपीआई को भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो थी आईपीओ की डिटेल्स। अब बहुत जल्दी कंपनी की बात कर लेते हैं, मैजागॉन डॉक की, कि कंपनी की बेसिक डिटेल्स क्या है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1934 में। लीडिंग डिफेंस पीएसयू है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। इनका मेन सेटअप वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया यानी कि मुंबई में है, और कुछ नई जगह ये ऐसे भी ढूंढ रहे हैं जो कि इनके एग्जिस्टिंग सी राउट्स हैं, इनको और नए सी राउट मिल जाए काम करने के लिए। एक खास बात यहां पर यह है कि कंपनी को 2006 के अंदर मिनी रत्न 1 अवार्ड मिला था गवर्नमेंट की तरफ से। तो यानी कि कंपनी की इंपॉर्टेंस बहुत है गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कंपनी काम क्या करती है? मेनली 2 सेगमेंट में काम करती है, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ वॉरशिप्स एंड सबमरीन। तो वॉरशिप्स और सबमरीन बनाते हैं ये, और साथ में रिपेयरिंग भी करते हैं उसकी। तो पूरा वॉरशिप्स और सबमरीन के रिलेटेड काम इनके पास है। ये वाला काम तो इनको मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, एमओडी की तरफ से, पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिपेयरिंग का काम भी करते हैं। जैसे कि कार्गो शिप्स होते हैं या मल्टीपर्पज वेसल्स होते हैं, उनकी रिपेयरिंग भी ये लोग करते हैं। तो ये तो ओवरऑल इनका काम हो गया। एक और यूनिक पॉइंट कंपनी के लिए ये है कि ये ओनली शिपयार्ड है, ओनली कंपनी है जिन्होंने नेवी के लिए डिस्ट्रॉयर्स एंड कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाई है। सिर्फ यही बनाते हैं और कोई नहीं बनाता। तो ये भी इनके रिगार्डिंग एक यूनिक पॉइंट है। अभी कंपनी करंटली P-15B डिस्ट्रॉयर बना रही है और P-17A बना रही है, दोनों 4-4। ये इनकी ऑर्डर बुक में करंटली चल रहा है। तो ये थी कंपनी की बेसिक डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, जिससे हमें काफी कुछ समझ में आएगा। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो FY18 के अंदर 5,000 करोड़ का रेवेन्यू था, FY19 में 5,200 करोड़ का, और FY20 के अंदर 5,500 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू तो स्टेडीली ग्रो ही करा है। लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो FY18 के अंदर 416 करोड़ था, FY19 के अंदर 532 करोड़ था, और FY20 के अंदर 477 करोड़। तो प्रॉफिट थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। वहीं अगर ईपीएस की बात करें तो पिछले 3 साल की एवरेज ईपीएस 22 है, लेकिन FY20 में वो 21.3 आई है। तो क्लोज इनफ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वहीं अगर पी रेशो की बात करें तो वो बैठती है अराउंड 6.8 के आसपास।
जो कि इनके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, इनके एवरेज पीई से कम ही है। इनका एवरेज पीई अराउंड 7.8 के आसपास बैठता है, तो उससे तो इनका पीई कम ही है। ये हमें इंडिकेट करता है कि कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे कुछ स्पेस तो छोड़ा है वैल्यूएशंस के हिसाब से, वो जरूर लिस्टिंग में देखने को मिलेगा। वहीं अगर कंपनी की डेट की बात करें तो ऑपरेशनल डेट जरूर है, बैंक गारंटी वगैरह भी है, पर एज सच कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी है नहीं, तो उस एंड पे कंपनी अच्छी नजर आती है। अब एक क्वेश्चन याद है कि कंपनी आईपीओ ला क्यों रही है, तो आईपीओ लाने का एज सच कोई रीजन नहीं है, सिंपल एक ही वर्ड, डाइवेस्टमेंट हो रही है कंपनी के अंदर, स्टेक रिड्यूस करी है गवर्नमेंट अपना, तो इसलिए आईपीओ आ रहा है। और पूरा का पूरा ओएफएस है, ये सारा अमाउंट गवर्नमेंट के पास ही जाना है, कंपनी को इसमें कुछ भी रिसीव नहीं होना। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, हेल्दी फाइनेंशियल है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, पर एक दो वीक पॉइंट्स भी इनके मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो इन्होंने ही बताए हैं। सबसे पहला, जो कि काफी बिजनेसेस के साथ हुआ है, कि कोविड की वजह से इनके बिजनेस पे काफी इफेक्ट पड़ा है, तो वो जब भी सिचुएशन ठीक होगी तब वहां से देखने को मिलेगा कि क्या ठीक होता है। सेकंड पॉइंट जो उन्होंने बोला है कि ऑर्डर्स के लिए ये एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और फ्यूचर में वो ऑर्डर्स इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। 6-7 साल के लिए तो इनकी ऑर्डर बुक अभी से ब्लॉक है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में एक ऐसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, अगर एमओडी ने इनको ऑर्डर नहीं दिए तो इनके लिए काम थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने खुद हाईलाइट करे थे। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग पर और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहेगी। लिस्टिंग के लिए तो बहुत सिंपल है, अदर मार्केट में भी 20-25% प्रीमियम चल रहा है, और उतना मिल जाना चाहिए। नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के अंदर 20-30% का लिस्टिंग इन मिल जाना चाहिए, और रिटेल का पार्टिसिपेशन क्योंकि हैवी रहेगा थोड़ा सा, तो वो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वहां आएगी नहीं। तो लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो कंपनी स्टेबल है, धीरे धीरे ग्रो करेगी, और इस साइज की कंपनी एक सर्टेन रेट पर ही ग्रो हो सकती है। रैपिड ग्रोथ एकदम से थोड़ा होना मुश्किल होता है, और वही मेरा पॉइंट है कि मेरे क्राइटेरिया पर ये फिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा रैपिड ग्रोथ को देखता हूं, इसमें वो तो नहीं हो पाएगा। और इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये बोलूंगा कि डेफिनेटली इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी, तो जरूरी नहीं है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना ही जाना है। पर एक पॉइंट मैं इसके अंदर जरूर बोलूंगा, अगर किसी को डिविडेंड के रिलेटेड स्पेशली पीएसयू से बहुत ज्यादा होप रहती है, तो इसके अंदर 8 रुपए पर शेयर का ईयरली डिविडेंड ऑन एवरेज मिल जाता है, तो अगर किसी को उसको कंसीडर करना है तो वो उसको कर सकता है। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं कि तीनों आईपीओ में से लिखिता, मेजागॉन और यूटीआई में कैसे अप्लाई करना है, क्या माइंडसेट लेके चलना है। तो बहुत सिंपल है, लिस्टिंग के हिसाब से अगर हम रैंक करें तो नंबर 1 पे आएगा यूटीआई, नंबर 2 पे मेजागॉन और नंबर 3 पे लिखिता। ध्यान इसमें रखना है कि यूटीआई में तो अच्छा लिस्टिंग मिलना ही चाहिए, पर लिखिता और मेजागॉन के अंदर हमें एंड तक यानी कि डे 3 तक देखना है कि क्या सब्सक्रिप्शन स्टेटस रहता है, और उस हिसाब से ही अप्लाई करना है। तो लिस्टिंग इन के लिए तो एकदम क्लियर है। वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें अगर, तो जो ऑर्डर लिस्टिंग में था वही ऑर्डर यहां पर रहेगा, नंबर 1 यूटीआई, नंबर 2 मेजागॉन और नंबर 3 लिखिता। पर मैं इन तीनों आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसमें ग्रोथ के वो पोटेंशियल नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना है, अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक ढूंढना है, तो इस ऑर्डर में कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज और बेटर अपॉर्चुनिटीज की वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में तो लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं, तो उसमें जितने भी क्वालिटी और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हो उतना अच्छा है। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस मेजागॉन आईपीओ के रिगार्डिंग। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट इन अनदर वीडियो। बाय बाय।